हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। इसको हम कंप्लीट करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सभी एग्जाम SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SSC सभी के लिए ज़रूरी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस, यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके लिए दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसको मान्यता या मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया था। तो इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि इसमें पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है उसका प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। जो सम्मेलन है या फिर जो अधिवेशन था, इसमें कई लोगों ने विरोध किया था। तो गांधी जी के द्वारा इसमें कहा गया था कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज पारित कब कर दिया था? 1929 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें। लेकिन इसको परिभाषित पहली बार कब किया गया है? 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिरूपित किया था। तो जो कराची अधिवेशन था उसमें जो मूल अधिकार थे और जो आर्थिक कार्यक्रम था, इसका संकल्प किसके द्वारा प्रतिरूपित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें सहायता M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। इसमें सहयोगी कौन थे? M.N. रॉय थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो 1931 में अधिवेशन हुआ था उसको महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा को माना था। अब आते हैं कराची अधिवेशन से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है? डी ऑप्शन है। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसके मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पारित किया गया था। किनके द्वारा? यह प्रतिरूपित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिरूपित किया था तथा M.N. रॉय के द्वारा इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनका सही क्रम में रखकर बताना है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले क्या होगा? गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह को फांसी होगी, फिर जो कराची अधिवेशन था, नहीं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा और फिर कराची अधिवेशन होगा। कराची अधिवेशन सेकंड में था, तो है। तो पहले क्या होगा? कराची अधिवेशन होगा, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। पहले आते हैं गांधी इरविन समझौता। कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत करने के लिए गांधी जी को अधिकृत किया था। गांधी इरविन के बीच में बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है।
भगत सिंह को फांसी। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की संतुष्टि की गई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह अधिवेशन पूर्णतः निष्फल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहले आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो पहले क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा, उसके बाद राजगुरु को फांसी होगी और उसके बाद क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें भी घटनाएं बतानी है। तो पहले क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ है, उसके बाद क्या हुई, भगत सिंह को फांसी हुई, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और सबसे बाद में हुआ है पूना समझौता। गोलमेज सम्मेलन नहीं, ये है घटनाक्रम, है ना। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गोलमेज सम्मेलन। इससे संबंधित हम पहले फैक्ट पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। गोलमेज सम्मेलन 10 जून से 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कब आई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? 10 जून से 24 जून 1930 को प्रकाशित की गई, लेकिन जो राजनीतिक संगठन थे उनके द्वारा कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसके कारण कांग्रेस के नेताओं को पकड़कर जेल बंद कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने निराश एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। तो भाई सरकार को समझ में नहीं आता क्या करें, तो इसने क्या किया, नवंबर 1930 को लंदन में एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, परंतु कांग्रेस ने इसे भाग नहीं लिया। कैसे लेती, सारे नेता तो जेल में थे। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता या फिर प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजल उल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि इसमें सम्मिलित हुए थे। तो इसमें जो पहला गोलमेज सम्मेलन था 89 सदस्य थे और भारत से कौन कौन गया था? तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजल उल हक, अली मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर मुंजे और भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया जिसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल के द्वारा किया गया था। तो ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व है किसके द्वारा किया गया था? केटी पाल के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। तो इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के तरफ से या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय जी भी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो गांधी जी अकेले नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी ने भी हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। जो एनी बेसेंट है उनके द्वारा भी इस सम्मेलन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, उसमें इनके द्वारा ही भाग लिया गया था। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन गए थे। ऐसे लोकल से थोड़ी ना गए थे, फिर राजपूतों का जहाज आया था। तो SS राजपूताना जलपोत से गांधी जी लंदन पहुंचे थे और लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण जो सम्मेलन है 1 दिसंबर को ही समाप्त घोषित कर दिया गया। यहाँ पर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में बहस हो गई, गतिरोध हो गया, जिसके कारण 1 दिसंबर को जो पूरा सम्मेलन है उसको समाप्त घोषित कर दिया। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ।
किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया है और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। गांधी जी खाली हाथ भारत आ गए। यहाँ पर पत्रकारों ने पूछा कि गांधी जी क्या हुआ लंदन में, तो इन्होंने क्या कहा, बहुत सिंपल सी भाषा में कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ भी कोई समझौता नहीं किया है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है यह क्यों असफल रहा था, क्योंकि सांप्रदायिक समस्या के जो विवाद थे इसके कारण असफल रहा था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। तो ये सम्मेलन क्यों विफल रहा था, ये तो पता है कि विवाद के कारण विफल रहा था, लेकिन विवाद क्या था, तो जो दलित नेता थे भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसको गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया और बस सम्मेलन को समाप्त करना पड़ा बीच में ही। अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसके द्वारा लिया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस अधिवेशन का बहिष्कार किया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वह कब हुआ, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस गई नहीं थी कि भाई यहाँ पहली बार तो बात नहीं बनी, हम नहीं जाएंगे, तो दूसरे में बहिष्कार कर दिया था कांग्रेस के द्वारा। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो ये है मौलाना मोहम्मद अली। 10 जून से 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट को 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराश और असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुला लिया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर मुंजे, भीमराव अम्बेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया इसमें शामिल हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है बताना है। इसका आयोजन 1930 में किया गया था, ये सही है। साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में किया गया था, तो ये भी सही है। यह कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, तो भाग ही नहीं लिया था कांग्रेस ने, तो ये गलत हो जाएगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था किसके द्वारा, केटी पाल के द्वारा। सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 में। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी गए थे, मदन मोहन मालवीय जी गए थे, सरोजिनी नायडू गई थी, लेकिन मौलाना आज़ाद नहीं गए थे। तो पहले 300 हो जाएंगे। पहले 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय इस सम्मेलन के हिस्सा लिया था इनने भी। एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में गई थी। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन देवदास गांधी भी लंदन गए थे। कौन कौन गया था गांधी जी के साथ, तो उनके सचिव थे महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन थी और देवदास गांधी भी इसमें शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, जबकि महादेव देसाई, प्यारेलाल और मदन मोहन मालवीय गए थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो ये हो जाएंगे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी जी उपस्थित हुए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अब दिए गए हैं कथन और कारण बताने हैं। कथन में क्या कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये गलत हो जाएगा, जबकि गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था, तो ये सही हो जाएगा। तो ये गलत है, आर सही है।
5 मार्च 1921 को गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातें स्वीकार की थीं। पहला क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस क्या करेगी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाके भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश शासन का बहिष्कार नहीं करेगी, जो ब्रिटिश सामान है सरकार है उसका बहिष्कार नहीं करेगी कांग्रेस के द्वारा। गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे कि भाई ऐसा नहीं कि हमने कुछ किसी को डंडा मारा तो आप पूछ रहे हैं आगे क्यों मारा। तो पुलिस के द्वारा जो जातियाँ की जा रही हैं उसकी जांच की मांग नहीं करेंगे गांधी जी। ये समझौते हुए थे इरविन समझौते में। निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। तो केवल मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। महात्मा गांधी जी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। कहाँ ठहरे थे, तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन गए थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के पहली बार भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इस सम्मेलन का आयोजन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, किंतु गतिरोध के कारण इस सम्मेलन को 1 दिसंबर को ही समाप्त घोषित कर दिया गया। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा और इन्होंने आकर क्या कहा था, स्वदेश पहुंचने पर इन्होंने कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया है और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे, तो लंदन गए थे, वहीं से खाली हाथ भी आ गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था, तो इस समय जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है इसके प्रश्न पर यह असफल रहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण ही 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन समाप्त कर दिया गया। उस भारतीय का नाम क्या है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये भारतीय प्रतिनिधि भी थे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी। 1930 से 1932 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक में प्रथम, द्वितीय और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि इसमें 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, तो इसमें से 2 में भाग लिया था, तो नहीं, पहला गलत हो जाएगा। 2 में थोड़ा लिया था, सिर्फ 1 में गई थी कांग्रेस, पहला गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया था उन्हें पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। कई लोग तो व्यक्तिगत रूप से गए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच से ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी, तो ये भी गलत है। यह 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो कि 3 सत्रों में संपन्न हुई थी, तो ये वाला सही हो जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो कि 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों का 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधार एवं साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, तो ये हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग,
रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये है तीसरा अधिवेशन। कौन सा है? तीसरा अधिवेशन 1932 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पहले में और तीसरे में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, तो ये सही हो जाएगा। प्रथम में इन्होंने मांग कर ली थी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवकों में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, तो ये भी सही है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ये भी सही है। मतलब तीनों ही सही हो जाएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव एवं लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे, जिसमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में निहित या नियुक्ति के लिए अपेक्षाकृत शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों ही सही हो जाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न सांप्रदायिक एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें विभिन्न संप्रदाय और जो दलित वर्ग थे इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए कोई भी सहमति नहीं बन पाई। अतः सम्मेलन में इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को प्रतिकृत किया गया कि भाई तुम करो। तो इस समस्या का कोई निदान स्पष्ट दिख नहीं रहा था, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इसको प्राधिकृत किया और इसको कुछ सुझाव सुझाया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अबॉर्ट कहा जाता है। तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अबॉर्ट कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित या सुरक्षित की गई थीं। जो सांप्रदायिक पंचाट है, इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं उन समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटों को आरक्षित रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था। इनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। जो ये सदस्य चुने जाएंगे सुरक्षित सीटों पर, वह उनका चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस कानून में दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। जो मुस्लिम और जो सिख थे उनको जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, ये मार्ले मिंटो एक्ट आया था, उसके तहत अल्पसंख्यक माना गया था। अब दलितों के लिए भी जो कम्युनल एक्ट है, अवार्ड है, इसमें दलितों के लिए भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। इसके तहत मुसलमानों, ईसाई, सिखों और आंग्ल भारतीय एवं अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख और जो आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। तो ये सिर्फ किस पर लागू थी? प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू की गई थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 दिसंबर 1932 को यदवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने अभी तक अपना ब्रह्म अस्त्र नहीं चलाया था, वो क्या था? आमरण अनशन। और पहली बार गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यदवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड का जो सांप्रदायिक निर्णय है उसके विरोध में प्रारंभ किया गया था। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायी के मध्य पूना समझौता, यदवदा समझौता हुआ, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सहमति प्रदान की गई। तो जो अंबेडकर हैं और गांधी जी के सहयोगी हैं उनके बीच में क्या हुआ? यदवदा समझौता हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद
26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी इतने गुस्सा थे कि अनशन तो तोड़ दिया और बोला कि हम बहुत कमज़ोर हो गए, हम सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, तो हस्ताक्षर ही नहीं किए। 24 सितंबर 1932 को शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षर हुआ। बिल्कुल एकदम शाम को गांधी जी बैठे होंगे खाना वाना खाने, इनके पास आ गया क्या पूना समझौता के हस्ताक्षर करो। उन्होंने बोला हमारी खाना खाने के बाद हिम्मत आएगी, अभी हम बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, हमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो 24 सितंबर 1932 को नहीं, इनने कब तोड़ा है? 26 सितंबर को गांधी जी ने अनशन तोड़ा है, तो 24 सितंबर को तो वीकनेस ही होगी। 24 सितंबर 1932 को शाम के 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षर हुआ था। दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन हिंदुओं की तरफ से किसके द्वारा किए गए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और दलितों के साइड से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर हुए थे। इसमें एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बाबू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एम.सी. राजा, सी.बी. मेहता, बाखले और कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता भी थे। तो इसमें सिर्फ मदन मोहन मालवीय जी के हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि इनके साथ एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एम.सी. राजा, सी.बी. मेहता, बाखले और कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता भी शामिल थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। तो जो सांप्रदायिक अवार्ड आया था, इसमें जो दलित थे उनके लिए सुरक्षित सीटें कितनी रखी गई थी? सिर्फ 71 रखी गई थी। लेकिन जो पूना पैक्ट था इसमें इसको बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। इसमें मद्रास में 3, सिंध सहित मुंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत में 20 कर दी गई थी। तो जो मद्रास है उसमें कितनी थी? उसमें 30 थी। सिंध और मुंबई में 15, पंजाब में 8, बंगाल में 30, बिहार उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7 और संयुक्त प्रांत में 20 कर दी गई थी। कुछ किताबों में इसकी संख्या 147 ही मिलती है। साथ ही जो केंद्रीय विधानमंडल है वहाँ पर सामान्य वर्ग की सीटें 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित रखी गई थी। और जो केंद्रीय विधानमंडल था वहाँ पर जो सामान्य वर्ग हैं उनकी सीटों में से 18% तक सीटें किनके लिए? दलितों के लिए सुरक्षित रखी गई थी। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। वह पूरी तरह से अस्पृश्य विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे और इस प्रकार से अखिल भारतीय अस्पृश्य विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग या ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की है, जिसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष बने और दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा की गई है। तो देखो, गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। उसके बाद आते हैं क्या, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? घनश्याम दास बिरला बनाए गए। दलित वर्गों के लिए संघ बनाया है किन के द्वारा? बाबू जगजीवन राम के द्वारा। जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने की है 1942 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एम.सी. राजा की अध्यक्षता में की गई है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में राजा की अध्यक्षता में की गई है। 14 अगस्त 1931 को मुंबई में वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि इतिहास बताता है कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं उठाते। मुंबई में हुआ 14 अगस्त 1931 में एक वार्ता, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक
भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। अब आते हैं हमारे सांप्रदायिक पंचाट से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित में से सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था, तो रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा इसको घोषित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को प्राधिकृत किया था। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो किन के लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए और दलितों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई थीं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता था। मुसलमान एवं सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के द्वारा दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। अब आते हैं कथन और कारण। कथन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, तो ये सही है। दूसरा क्या कहता है? इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसभा में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। दोनों ही सही हैं और RA की सही व्याख्या भी करता है। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों के लिए इसमें कोई भी सीटें आरक्षित नहीं की गई थीं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु उसने दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, सिख, ईसाई एवं आंग्ल भारतीयों एवं अन्य पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी, जो केवल प्रांतीय विधानसभाओं या विधानमंडल पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र या आरक्षित सीटें इसके तहत नहीं आवंटित की गई थीं। प्रधानमंत्री ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ये कम्युनल अवार्ड के समय किया था। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यर्दा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में प्रारंभ किया था। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ, जिस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया। 1932 में गांधी जी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः इसलिए किया था क्योंकि रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें रखी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 671 थी और पूना पैक्ट में 147 थी। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसमें पूना पैक्ट में बदलकर 148, मद्रास में 3, सिंध सहित मुंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया था। कुछ किताबों में 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में जो सामान्य वर्ग हैं उनकी सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखी गई थी, आरक्षित रखी गई थी। पूना पैक्ट संबंधित है तो ये हमारे दलितों वर्ग से संबंधित है। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिलाना। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया था, तो ये सही है। इसके माध्यम से संसद विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था, तो ये भी सही है। मतलब RA की सही व्याख्या भी करता है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियन और सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर को आमरण अनशन बैठ गए और अतः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। ये दोनों शर्तें थी, प्रथमतः विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की जाएंगी, जबकि
कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था की गई थी। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल में जो सामान्य वर्ग हैं उनकी सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इस प्रकार आर और ए दोनों ही सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। श्री BR अम्बेडकर जी एवं गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है पूना समझौता। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किनके द्वारा? तो ऑप्शन है नहीं, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किए गए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरोध में गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं भीमराव अम्बेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया था? तो किसे संपादित किया था? पूना समझौते को संपादित किया था। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो गांधी जी ने नहीं किए थे। मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर और राजगोपालाचारी के द्वारा किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को दिन शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षर किया। दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। MM जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, MC राजा, CB मेहता, बाखले और कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। मुंबई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी कलम बदल दी थी। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ये घनश्याम दास बिड़ला जी इसके अध्यक्ष बने थे। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही थी। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्य विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। इस प्रकार उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जिसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष बने थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे GD बिड़ला। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो ये हमारे कौन है? GD बिड़ला। GD बिड़ला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। 1933 में इन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी जी के द्वारा 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किनके द्वारा? बाबू जगजीवन राम के द्वारा। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणित भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो BR अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था। 14 अगस्त 1931 को मुंबई में वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, इतिहास बताता है कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ज्ञातलब है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी अम्बेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन दिए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच में पूना समझौता हुआ। इसके बाद 26 सितंबर को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।